नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती एजुकेशन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति का जो तीसरा मान होता है, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण मान जो होता है, जिसको हम मध्यमान कहते हैं, मीन कहते हैं, औसत कहते हैं। आज हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आइए हम लोग समझते हैं कि मीन क्या होता है। दोस्तों, मीन को हम क्या कहते हैं? मध्यमान कहते हैं। मध्यमान, इसको इंग्लिश में मीन भी कहते हैं या औसत भी कहते हैं इसको। यानी कि जो केंद्रीय प्रवृत्ति का जो तीसरा मान होता है, अर्थात कि जो तीसरा मान है वह मध्यमान होता है। मध्यमान को केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे संवेदनशील मान भी कहा जाता है। दोस्तों, कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है कि केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे संवेदनशील मान कौन सा होता है, अर्थात किसी भी प्राप्तांक में अगर थोड़ा सा भी छेड़छाड़ कर दें तो सबसे ज्यादा मान किस केंद्रीय प्रवृत्ति के मान का प्रभावित होता है। तो दोस्तों, वह मान है मध्यमान। तो दोस्तों, मध्यमान, जैसे कि हम लोगों ने पहली क्लास में बात किया था, मध्यमान वह होता है जो किसी भी समूह के प्राप्तांकों का केंद्र बिंदु होता है। केंद्र बिंदु कहने का मतलब यह है कि कोई भी ग्रुप हो, उस ग्रुप के सबसे मध्य में जो प्राप्तांक होता है वही मध्यमान होता है। अर्थात वह प्राप्तांक जो समूह का औसत होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब हम समूह के सभी प्राप्तांकों को जोड़ करके प्राप्तांकों की संख्या से भाग देते हैं तो उस आधार पर जो प्राप्तांक हमें प्राप्त होता है वही केंद्रीय प्रवृत्ति का मध्यमान होता है। तो दोस्तों, आइए हम लोग बात करते हैं कि केंद्रीय प्रवृत्ति का मध्यमान हम कैसे हल करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए भी हमें क्या करना होता है कि हमारे पास जो डेटा होता है वो दो तरीके से होता है। सबसे पहले होता है वर्गीकृत फॉर्मेट में हमारे पास डेटा होता है, और दूसरा होता है अवर्गीकृत फॉर्मेट में। तो दोस्तों, वर्गीकृत और अवर्गीकृत फॉर्मेट में जब हमारे पास डेटा होता है तो उसका हम मध्यमान कैसे ज्ञात करते हैं, आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। ये है अवर्गीकृत समंक और दूसरा है वर्गीकृत समंक। वर्गीकृत समंक, अवर्गीकृत समंक। दोस्तों, जब हमारे पास डेटा इस फॉर्मेट में हो, अर्थात अवर्गीकृत फॉर्मेट में हमारे पास डेटा हो, तो हम मध्यमान की गणना कैसे करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को ये पता ही है कि मध्यमान क्या होता है, किसी भी समूह का औसत होता है। और औसत ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास समूह है, उस समूह के जितने भी प्राप्तांक हैं उनका हम योग कर लेते हैं, और योग करने के बाद उस समूह में जितने प्राप्तांकों की संख्या होती है उससे हम उसका भाग दे देते हैं, तो हमारा औसत प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आइए हम लोग समझते हैं कि अवर्गीकृत फॉर्मेट में जब कोई हमारे पास डेटा होता है तो हम उसका मध्यमान कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों, मान लीजिए हमारे पास है समंक 5, 8, 7, 14, 16। अर्थात जब हमारे पास मान लीजिए ये प्राप्तांकों का ग्रुप है जिसमें है 5 है, 8 है, 7 है, 14 है और 16 है। अगर ये हमारे पास समूह हो तो हम मध्यमान की गणना कैसे करेंगे। तो दोस्तों, मध्यमान की गणना करने के लिए एक सूत्र होता है जो है यम बराबर सिग्मा x अपॉन n। तो दोस्तों, यहाँ पर सिग्मा x वह होगा जो सभी प्राप्तांकों, x का मतलब होता है जो प्राप्तांक जितने भी दिए गए हैं, जैसे 5, 8, 7, 14, 16, और सिग्मा का मान होता है कि उन सभी प्राप्तांकों का योग। तो सिग्मा x का मतलब हो गया कि जितने भी हमारे पास प्राप्तांक हैं उनका हम योग कर लेते हैं। और
एन जो होता है दोस्तों वो क्या होता है कि हमारे जो ग्रुप है, हमारे पास जो डेटा ग्रुप है उसमें जो है प्राप्तांकों की संख्या कितनी है, अर्थात वह संख्या कितनी बार उसमें कितने प्राप्तांक हैं। तो दोस्तों जैसे मान लीजिए हमारा ये ग्रुप समूह है, तो उसमें प्राप्तांकों की संख्या हमें ज्ञात करनी होगी। तो हम देखेंगे कि 1 2 3 4 5, अर्थात हमारे पास प्राप्तांकों की संख्या कितनी है, 5 है। तो दोस्तों इस तरह से हम क्या करते हैं, मध्यमान की अगर गणना करते हैं तो हम पहले जोड़ लेंगे इसको, सिग्मा एक्स ज्ञात करें। सिग्मा एक्स ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम जोड़ लेते हैं। अर्थात कहने का मतलब है 5 8 13, 13 7 20, 14 जो है 34, 16 ये 50 हो गया। और 50 और हमारे पास प्राप्तांकों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, अर्थात 50 में हम 5 का भाग दे देंगे तो ये 10 जो आएगा ये हमारा क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा, अर्थात मध्यमान हो जाएगा। तो दोस्तों मध्यमान जब अवर्गीकृत फॉर्मेट में होता है तो हम कैसे हल करते हैं ये हमने अभी चर्चा की। जैसे हमारे पास एक समूह होता है और उस समूह के जितने भी सदस्य होते हैं उनकी प्राप्तांकों को हम जोड़ लेते हैं और फिर प्राप्तांकों की संख्या से भाग दे देते हैं। इसके आधार पर जो हमें प्राप्तांक प्राप्त होता है वही हमारा क्या है, मीन होता है, अर्थात मध्यमान होता है या औसत होता है। तो दोस्तों इससे अगर हम ये प्राप्तांक देखें या ये मीन देखें तो हमें एक बात स्पष्ट होती है कि यदि मान लीजिए हमारे पास ये टोटल 50 जो प्राप्तांक हैं उनको सभी छात्रों में बराबर बराबर बांट दिए गए होते या बांट दिए जाएं तो प्रत्येक छात्र को कितने प्राप्तांक प्राप्त होंगे, यही मीन हमको बताता है। जैसे कि हमारे पास जो ये टोटल प्राप्तांकों की संख्या 50 थी, अगर इनको हम 10 छात्रों में बराबर बराबर बांटे या बांटना होता तो हमें प्रत्येक छात्र को 10 अंक देना पड़ता। अर्थात ये क्या है कि यह हमको एक आभास कराता है या हमको एक हमको बताता है कि कोई भी प्राप्तांक अगर किसी भी समूह के सभी छात्रों को बराबर बराबर बांटना हो तो कितना प्राप्तांक जो है प्रत्येक छात्र को मिलेगा। तो दोस्तों इस तरह से अवर्गीकृत फॉर्मेट में जब कोई डाटा हमारे पास होता है तो हम जो है मीन की गणना इसी तरीके से करते हैं। तो दोस्तों इसके बाद आता है वर्गीकृत समंग, अर्थात वर्गीकृत समंग का हम मध्यमान कैसे ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने पिछली कक्षा में बात की कि वर्गीकृत समंग हम कैसे उसको लिखते हैं या वर्गीकृत समंग क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि वर्गीकृत समंग से जो है मध्यमान की गणना किन किन विधियों से की जाती है। तो दोस्तों जब हम वर्गीकृत समंग से मध्यमान की गणना करते हैं तो इसमें भी 2 विधि है। एक होता है क्या है, दीर्घ विधि और दूसरा होता है जिसको हम कहते हैं लघु विधि और इसको कल्पित मध्यमान विधि भी कहा जाता है। अर्थात इसमें हम अज्यूम्ड मीन की गणना करते हैं तो इसलिए इसे कल्पित मध्यमान विधि भी कहा जाता है। और एक पहला होता है, ये होता है दीर्घ विधि। दीर्घ विधि का मतलब यह है कि जब हमारे पास कोई समंक हो और वर्गीकृत फॉर्मेट में कोई डेटा हो और उस डेटा से हम दीर्घ विधि के माध्यम से हम मध्यमान की गणना कैसे करते हैं, आइए हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई समंक है जो है 0 से 4, 5 से 9, 10 से 14, 15 से 19, 20 से 24 और 25 से 29, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से हमारे पास
कोई डेटा है, ये CI जिसको वर्ग कहा जाता है, और दूसरा F यानी आवृत्ति भी जिसको कहा जाता है। आवृत्ति हमारे पास है, आवृत्ति है सर हम लोगों के पास 3 4 7 5 4 2, 3 4 7 5 4 2। तो दोस्तों अगर हमारे पास जो है इस तरह से कोई डेटा हो और हमको दीर्घ विधि से मध्यमान की गणना करनी हो तो हम कैसे मध्यमान की गणना करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या ज्ञात करते हैं, सबसे पहले हम x ज्ञात करते हैं दोस्तों। x अब होता क्या है इसकी बात हम लोग करते हैं। x वह प्राप्तांक होता है जो हमारे पास वर्ग फॉर्मेट में जो डेटा है उसका जो मध्य बिंदु होता है वो हमारा x होता है। अर्थात कहने का मतलब है कि x के ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, जैसे 0 से 4 ये है, इसका मध्य बिंदु जो होगा वही हमारा x होगा। जैसे 0 से 4 के बीच में जो है 4 संख्याएं हैं और उनका मध्य बिंदु कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और वैसे 5 से 9 के बीच में 7 हो जाएगा, और 10 से 14 के बीच में 12 हो जाएगा, 15 से 19 के बीच में ये हो जाएगा 17 हो जाएगा, 20 से 24 के बीच में ये 22 हो जाएगा, और लास्ट में 25 से 29 के बीच में ये 27 हो जाएगा। अर्थात हम क्या करते हैं कि x ज्ञात करने के लिए जो हमारा वर्ग होता है उसका जो मध्य बिंदु होता है उसको ही हम x कहते हैं, अर्थात उसको हम x के रूप में परिभाषित करते हैं। फिर दोस्तों अब हम क्या करते हैं कि जब हमारे पास f हो जाए और f और x पता हो जाए तो हम एक सूत्र यानी जो दीर्घ विधि से मध्यमान ज्ञात करने का जो सूत्र है उसको हम रखते हैं। तो दीर्घ विधि से मध्यमान ज्ञात करने का सूत्र है सिग्मा एफ एक्स अपान एन। अर्थात हम इसमें क्या करते हैं, सिग्मा एफ एक्स ज्ञात करते हैं और एन ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों हमारे पास एफ है और एक्स है, अब हमें एफ एक्स ज्ञात करना, और एफ एक्स ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारी आवृत्ति है उसमें हम मध्य बिंदु का, उसके सामने जो मध्य बिंदु का प्राप्तांक है उससे हम गुणा कर देते हैं। तो गुणा करने के बाद हम कैसे करते हैं, आइए हम लोग बात करते हैं। जैसे 3 और 2 है, 3 और 2 में गुणा करेंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा। 4 और 7 है, 4 सत्ते 28 हो गया। 12 और 7 का गुणा कर देंगे, 12 सत्ते 84 हो जाएगा। 17 में 5 का गुणा करेंगे तो ये 85 हो जाएगा, और 22 में 4 का गुणा करेंगे ये 88 हो जाएगा, और 27 में 2 का गुणा करेंगे तो ये 54 हो जाएगा। अर्थात जब हम एफ एक्स ज्ञात करते हैं तो जो हमारी ये फ्रीक्वेंसी मान लीजिए 3 है और ये 2 है, इसके बीच में हम गुणा कर देंगे, अर्थात 3 दूना 6 हो जाएगा। इसी तरह से हम क्या करते हैं, एफ एक्स की गणना कर लेते हैं। तो दोस्तों एफ एक्स की जब गणना करते हैं तो हम क्या करते हैं, तो हमें क्या ज्ञात करना होता है, सिग्मा एफ एक्स। अर्थात जब सिग्मा एफ एक्स ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, एफ एक्स ज्ञात करने के लिए हम क्या, जो हमारा एफ एक्स का मान आया है उस मान को हम जोड़ लेते हैं। अब इसको जोड़ने के बाद क्या आएगा, 8 6 14, 14 4 18, 5 23, 8 31, 4 35 का 5 हासिल लगा 3, तो 8 2 10, 8 18, 18 8 26, 26 5 31, 31 3 34। अर्थात सिग्मा एफ एक्स का मान जो आएगा वो कितना हो जाएगा, 345। तो इस तरह से जो हमें सिग्मा एफ एक्स ज्ञात हो गया। अब एन ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों एन ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम जोड़ लेते हैं। तो जो फ्रीक्वेंसी यानी टोटल आवृत्ति होती है वही हमारा एन होता है। तो दोस्तों टोटल आवृत्ति हम जोड़ लेंगे तो हमारे पास कितनी होगी, 4 3 7 7 14 5 19 4 23 2 25, अर्थात n बराबर हमारे पास 25 हो गया। तो दोस्तों हमें एफ एक्स पता हो गया है
और जो है n पता हो गया, दोनों हमको पता हो गया। अब हम सूत्र में डायरेक्ट रख देते हैं, तो m बराबर क्या हो जाए, m बराबर 345/25। तो दोस्तों हो जाएगा 25 एकम 25, बचा जो दोस्तों 9, ये हो गया 95, 25 तिया 75, 75 होने के बाद 20 बचा, तो ये हो गया 25 8 200, यानी 2 बचा, 0 लगाएंगे, यानी 13.8 जो होगा ये हमारा आंसर आ जाएगा, यानी ये मध्यमान हो जाएगा। तो दोस्तों जब हमारे पास कोई भी डेटा वर्गीकृत फॉर्मेट में है और जब वर्गीकृत फॉर्मेट में होता है तो दीर्घ विधि से हम मध्यमान की गणना कैसे करते हैं उसका हम लोगों ने इसमें चर्चा की। तो जैसे हमने बताया कि हमारे पास ये वर्ग रहेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी रहेगी, इतनी चीजें हमको दी रहती हैं। अब हमें दीर्घ विधि से अगर मध्यमान की गणना करना है तो सबसे पहले हमको x ज्ञात करना होता है। x ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है कि जो हमारे पास वर्ग है वो यानी जो विभिन्न वर्ग हैं उनका जो मध्य बिंदु है वही हमारा x होगा। जैसे हमने बताया आपको कि 0 से 4 के बीच में जो मध्य बिंदु होगा वह 2 होगा। 5 से 9 के बीच का जो मध्य बिंदु होगा अर्थात ये 7 होगा। फिर 10 से 14 के बीच में जो मध्य बिंदु होगा वो 12 होगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमने क्या किया, मध्य बिंदु की गणना की, और मध्य बिंदु की गणना करने के बाद हमने क्या किया, fx ज्ञात किया। fx ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि f यानी फ्रीक्वेंसी जो हमारी है और जो हमारा x यानी मध्य बिंदु प्राप्त हुआ है उसका हम गुणा करते हैं, अर्थात उसके समांतर जो भी मध्य बिंदु है उससे और फ्रीक्वेंसी से हम गुणा करते हैं। तो इस तरह से 6, 28, 84, 85, 88, 54 ये हमारे पास fx ज्ञात होता है। लेकिन हमें fx से ही काम नहीं चलाना है, हमको सिग्मा fx ज्ञात करना है। तो दोस्तों सिग्मा जहां भी लगी रहे अर्थात जिस भी संख्या के सामने बगल में सिग्मा लगी रहती है उसका मतलब ही होता है कि वह सभी संख्याओं का योग को दर्शाती है। जैसे यहाँ पर सिग्मा fx है अर्थात जो fx का मान जितने भी आएंगे उनका हम योग कर लेंगे। तो वही हमने योग किया तो 345 प्राप्त हुआ। और फिर हमने n ज्ञात किया, n ज्ञात करने के लिए हमने फ्रीक्वेंसी जितनी थी हमने जोड़ दिया, तो ये n हमारे पास 25 हो गया। सिग्मा fx जो है 345 यानी 345 हो गया। फिर हमने उसको सूत्र में रखा और हमारे पास आंसर आया 13.8। तो दोस्तों इस तरह से हम क्या करते हैं, दीर्घ विधि से किसी भी मध्यमान की गणना करते हैं। तो दोस्तों इसको दीर्घ विधि इसलिए कहा जाता है जैसे कि जब हम फ्रीक्वेंसी और मध्य बिंदु की जो गुणा करते हैं इससे जो हमें संख्या प्राप्त होती है वो थोड़ा बड़ी बड़ी संख्याएं प्राप्त होती हैं। जैसे इसमें तो हमारी फ्रीक्वेंसी और x बिंदु छोटा है तो हमें ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा। लेकिन जब जो है हमारे पास फ्रीक्वेंसी बड़ी हो और ये मध्य बिंदु दहाई में हो तो हमें गुणा करने में थोड़ी कठिनाई होगी, और जब वो कठिनाई होती है तो हमको कहीं ना कहीं मध्यमान हल करने में कठिनाई होगी। इसलिए इसको हम दीर्घ विधि कहते हैं। दीर्घ विधि में जो है गणना करना, गुणा भाग करना ज्यादा कठिन होता है, ज्यादा हमको गुणा भाग करना होता है, इसीलिए इसको हम दीर्घ विधि भी कहते हैं। अब दोस्तों आइए हम लोग बात करते हैं कि जो वर्गीकृत समांक में जो लघु विधि या कल्पित माध्य विधि है उसके आधार पर हम कैसे जो है मध्यमान की गणना करेंगे। तो दोस्तों मान लीजिए हमारे पास वर्ग वही है जो हमने यहाँ पर रखा है। जैसे CI है, CI कितना हमारे पास है, 0 से 4 हो गया, 5 से 9 है, 10 से जो है 14 है, और 15 से जो है 19 है, और 20 से 24 है, और 25 से 29। इस तरह से हमारे पास CI है। और अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी है 3 4 7 3 4 7 5 4 2 अर्थात ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। तो दोस्तों हमारे पास इस तरह से अगर कोई डेटा है और हमको
लघु विधि या जिसको हम कहते हैं अज्यूम्ड मीन विधि या जिसको हम कहते हैं कल्पित मध्यमान विधि, उस विधि से अगर हमें जो है मध्यमान की गणना करनी होती है तो हम कैसे गणना करते हैं इसकी हम लोग अब चर्चा करेंगे। दोस्तों हमारे पास ये एक डेटा है, तो अगर हम कल्पित मध्यमान विधि से हल करेंगे तो सबसे पहले हमको क्या ज्ञात करना होता है, हमको सबसे पहले जो है कल्पित माध्य वर्ग चुनना होता है। अर्थात एक कोई भी वर्ग हम इसमें से स्वतंत्र है, चाहे जिस वर्ग को हम कल्पित मध्यमान वर्ग मान लेते हैं, और जब हम कल्पित मध्यमान वर्ग की गणना कर लेते हैं अर्थात उसका निर्धारण कर लेते हैं, फिर हम आगे जो है डिफरेंस ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों जब हम कल्पित इस विधि से यानी लघु विधि से जब आप मध्यमान की गणना करते हैं तो आप ये स्वतंत्र हैं, कोई भी वर्ग आप कल्पित माध्य चुनने के लिए स्वतंत्र होते हैं। तो दोस्तों लेकिन फिर भी हम जब चुनते हैं तो उसके लिए हम ये देखते हैं कि सबसे जो बड़ी आवृत्ति वाला प्राप्तांक है वही हमारा, उसको अगर हम चुनते हैं तो थोड़ा हमको गुणा भाग करने में अर्थात गणितीय संक्रिया करने में थोड़ा आसानी रहती है। तो दोस्तों इसलिए हम क्या करेंगे, हमारा जो 10 से 14 वर्ग है इसको हम क्या कर देते हैं, इसको हम क्या करेंगे कल्पित मध्यमान वर्ग मान लेंगे। कल्पित मध्यमान वर्ग अर्थात ये जो वर्ग है ये हमारा क्या है कल्पित मध्यमान वर्ग। तो दोस्तों जब हमें कल्पित मध्यमान वर्ग ज्ञात हो जाता है तो हम क्या करते हैं कि एक और स्तंभ बना लेते हैं जिसको हम डी कहते हैं। डी का मतलब होता है दोस्तों डिफरेंस यानी विचलन ज्ञात करना होता है। तो दोस्तों इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले 10 से जिस वर्ग को हम कल्पित मध्यमान वर्ग माने हैं उसके सामने हम 0 लिख देते हैं। जब हम 0 लिख देने के बाद फिर क्या होता है, उससे कम वर्ग का जो कल्पित मध्यमान वर्ग होता है उसको हम -1 -2 से इंडिकेट करते हैं। अर्थात इसके बाद अगर और प्राप्तांक होते -3 -4 -5 -6 भी होता। तो दोस्तों ये जो होगा डिफरेंस जो मध्यमान यानी कल्पित मध्यमान वर्ग होगा उससे कम आवृत्ति के लिए कैसे हम डिफरेंस ज्ञात करेंगे, तो -1 -2 करके हम ज्ञात करते हैं। उसके बाद जो कल्पित मध्यमान वर्ग के ऊपर के जो वर्ग अंतर है यानी वर्ग हैं उनके लिए हम +1 +2 +3 इस तरह से हम क्या करते हैं डिफरेंस ज्ञात कर लेते हैं। तो दोस्तों जब हमारे पास डिफरेंस ज्ञात हो गया और एफ पता है डी ज्ञात हो गया तो हम क्या करते हैं एफ डी ज्ञात करते हैं। एफ डी तो दोस्तों एफ डी ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि दोनों का हम एफ और डी का गुणा कर देते हैं। तो जैसे ये क्या हो गया 3 × -2 हो जाएगा, तो -6 हो जाएगा, 4 × -1 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ये 0 ही रहेगा दोस्तों। 5 और 1 का गुणा करेंगे तो ये 5 हो जाएंगे, चाहे यहाँ प्लस हम लिखें चाहे ना लिखें इसके लिए हम स्वतंत्र हैं, क्योंकि जहाँ पर केवल 5 लिखा गया है तो प्लस में ही होता है, तो इसलिए यहाँ पर प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लिख लीजिए जिससे समझने में आसानी होगी। तो अब 4 का 2 में गुणा करेंगे तो ये +8 हो जाएगा, और 3 का 2 में गुणा करेंगे 3 दूना 6 हो जाएगा। दोस्तों अब हम क्या करते हैं कि ये हमारे पास -10 हो गया, टोटल हमारे पास कितना है -10 है, और ये +8 6 14 5 19 अर्थात ये प्लस में 19 है माइनस में 10 है, तो इसको हम सिग्मा एफ डी जो होगा वो क्या हो जाएगा 19 में से 10 घटाएंगे तो ये 9 होगा, अर्थात एफ डी हमारे पास 9 हो जाएगा। तो दोस्तों जब इतना हमको पता हो गया तो कल्पित मध्यमान से या कल्पित माध्य वर्ग से जो क्या बोलते हैं मध्यमान की गणना करने के लिए एक सूत्र होता है, उस सूत्र को हम लोग पहले समझ लेते हैं। m = AM प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन n × I, अर्थात
यह सूत्र जो होता है इससे या इसको हम कल्पित मध्यमान सूत्र कहते हैं। इस सूत्र के माध्यम से आप कल्पित मध्यमान विधि से मध्यमान की गणना कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमारे पास यह सूत्र हो गया। तो सूत्र को समझने के लिए हम थोड़ा समझ लेते हैं कि एएम का मतलब होता है अज्यूम्ड मीन, जिसको हम कल्पित माध्य कहते हैं। तो दोस्तों कल्पित माध्य वह बिंदु होता है जो हमने कल्पित माध्य वर्ग चुना है, उस वर्ग का जो मध्य बिंदु होगा वह हमारा एएम होगा, अर्थात अज्यूम्ड मीन होगा, यानी कल्पित माध्य होगा। तो दोस्तों हमारे पास जो कल्पित माध्य वर्ग है 10 से 14 है, अर्थात 10 और 14 का मध्य बिंदु जो होगा वो 12 हो जाएगा और हमारा जो अज्यूम्ड मीन होगा वो 12 हो जाएगा। फिर दोस्तों सिग्मा एफडी है, सिग्मा एफडी अर्थात एफडी ये है और सिग्मा एफडी जो हमारे पास क्या है 9 है। तो एफडी सिग्मा एफडी बराबर कितना हो गया, ये 9 हो गया। और एन की बात हम इससे पहले वाले जो दीर्घ विधि में भी बताए थे, इसमें भी है कि जो एन होता है वो हमारे जितनी भी फ्रीक्वेंसीज होती हैं उनका योग होता है। तो एन बराबर 25 हो गया। तो दोस्तों एन क्या है, एन बराबर 25 ना। अब जो है एन की गणना हम आई की गणना करते हैं। आई बराबर क्या हो गया, आई का मतलब होता है दोस्तों कि इंटरवल अर्थात अंतराल कितना है, मतलब आई का मतलब है अंतराल कितना है। अंतराल का मतलब 0 से 4 के बीच में कितनी संख्याएं हैं। 0 से 4 के बीच में जो संख्या है, मोटर चला गया, 0 से 4 के बीच में जो संख्या है कितनी है। जैसे 0 से 4 के बीच में जो संख्या है वह क्या है, 0 और 4, अर्थात 4 जो होता है दोस्तों हम लोगों ने बात किया था, 4 जो होता है 4.5 तक भी उसकी उच्च सीमा होती है। तो इसलिए इसका आई जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो दोस्तों आई का मान 5 हो गया। तो दोस्तों हमें जब सब कुछ यानी सूत्र में एएम पता हो गया, एफडी पता हो गया, एन पता हो गया, आई पता हो गया, तो हम क्या करते हैं, अब जो है मध्यमान की गणना करने के लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट हम जो मान हमें प्राप्त हो गए, जो हमको पता हो गया, उसको हम सूत्र में लिख देते हैं या रख करके हम मध्यमान की गणना करते हैं। तो दोस्तों एम बराबर एम 12 हो गया प्लस सिग्मा एफडी 9 हो गया अपॉन एन 25 है और इंटू 5, अर्थात दोस्तों जब 9 × 5 = 45 ये हो जाएगा 45 भागे 25। इसको हल करेंगे तो हमें लगता है कि 1.8 के समथिंग आएगा, अर्थात 1.8 के आसपास आएगा ये दोस्तों, क्योंकि 25 एक कम 25 हो गया, फिर बचा 20 और जो है फिर दशमलव बढ़ा के उसको 200 करेंगे, 25 × 200 अर्थात 1.8 आया। तो फिर m बराबर हो जाएगा 12 प्लस 1.8 अर्थात 13.8। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया दोस्तों। तो देखें, अगर हम देखें तो इसमें भी जब हमने दोनों हमारे पास वर्ग सेम है, उसका हमने जब दीर्घ विधि से जो है मध्यमान की गणना की तो कितना आया आंसर, 13.8। अब हमने उसको क्या किया, लघु विधि से यानी कल्पित मध्यमान विधि से जब इसको हल किया तो उसका भी आंसर कितना आया, 13.8। तो दोस्तों इस तरीके से हम मध्यमान की गणना करते हैं। जब हमारे पास दीर्घ विधि से जब हमको मध्यमान की गणना करनी होती है तो उसके लिए हम इस विधि का प्रयोग करेंगे। उसके लिए हमें एफ एक्स ज्ञात करना होगा, एफ एक्स का सिग्मा एफ एक्स ज्ञात करना होगा, एन ज्ञात करना होगा और उसके लिए सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन का जो सूत्र है उसमें रख करके हम दीर्घ विधि से मध्यमान की गणना कर सकते हैं। और दूसरा जो लघु विधि है, लघु विधि से अगर हमें ज्ञात करना है मध्यमान की गणना करना है तो हमें सबसे पहले क्या होता है, कल्पित मध्यमान वर्ग की गणना करनी होती है। और कल्पित मध्यमान वर्ग की गणना करने के लिए हम स्वतंत्र हैं, कोई भी वर्ग हम कल्पित मध्यमान वर्ग मान सकते हैं।
तो उसके आधार पर हम फिर डी ज्ञात करते हैं। डी ज्ञात करने के लिए जैसे दोस्तों हमने बताया कि जो कल्पित माध्य वर्ग जो हमारा होता है उसके सामने हम 0 लिख देते हैं बिना सोचे समझे। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, उससे जो कम वर्ग आवृत्तियां हैं यानी कम वर्ग वाले आवृत्ति हैं उनके सामने हम -1 -2 कर देते हैं। इस तरह से अगर और भी संख्या होती है -3 -4 भी हो सकता था। फिर उससे अपर जो वर्ग आवृत्ति है उसके लिए हम +1 +2 +3 का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों फिर एफडी ज्ञात करने के लिए फिर दोनों का हम गुणा करके एफडी ज्ञात कर लेते हैं। फिर हम एज्यूम मीन का जो फार्मूला है उसको हम रख देते हैं कि m बराबर am प्लस सिग्मा FD अपॉन n इंटू आई। इस सूत्र में रखने के बाद हम क्या करते हैं, मध्यमान की गणना करते हैं। ये दोस्तों लघु विधि इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें हम डिफरेंट जो ज्ञात करते हैं इसको 0 कर देते हैं और ये संख्याएं बहुत छोटी हो जाती हैं, इनका गुणा करना आसान हो जाता है। और फिर गुणा करने के बाद प्लस माइनस दोनों मान आते हैं और दोनों को फिर हम घटाने के बाद जो प्राप्तांक हमें बचता है वो बहुत थोड़ा सा मतलब बहुत आसानी से उसमें आप गुणा भाग कर सकते हैं। इसलिए ये ज्यादा सरल होता है, ज्यादा आसान होता है और इसकी अपेक्षा। तो दोस्तों इस तरह से मध्यमान ज्ञात करने की जो विधियां थी वर्गीकृत फॉर्मेट और अवर्गीकृत फॉर्मेट, उसमें अवर्गीकृत में हमने चर्चा की और वर्गीकृत में भी हमने 2 विधियों की चर्चा की। तो दोस्तों इस तरह से मध्यमान ज्ञात करने की दोनों विधि मतलब वर्गीकृत फॉर्मेट में समंक जब हो और अवर्गीकृत फॉर्मेट में जब कोई समंक हो तो आप मध्यमान की गणना इसी तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आज तक आप लोगों ने मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं जिससे कि जो मेरे नए वीडियोस हैं वो आप तक आसानी से पहुंच जाए उसकी नोटिफिकेशन और आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। थैंक यू, धन्यवाद।